इस चुनाव में अब राहुल गांधी आपके मुकाबले हैं। क्या अलग देखते हैं? रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह भी आपके प्रचार में दिखेंगी। मुझे 16 आने उम्मीद है। मनोज पांडे कोशिशों के बाद वो भी नामांकन में नहीं आए। एक विरोधी तो कह रहे थे कि दिनेश जी खुद उस स्कूल से पढ़े हुए हैं जो कांग्रेस सरकार ने बनवाया, कॉलेज, उस कॉलेज से जो फिरोज गांधी के नाम पे है। ठीक कह रहे हैं, ऐसा परिवारवाद तो हिंदुस्तान में मैंने कहीं देखा भी नहीं। खुद मंत्री हैं, एमएलसी हैं, इनके भाई विधायक रहे, आपके भाई, आपके बेटे ब्लॉक प्रमुख हैं, एक भाई आपके जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, एक भाई की पत्नी एक वक्त में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। तो ये भी तो परिवारवाद है। इन आरोपों पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। आपने कहा कि इन्होंने अपना चपरासी लड़ने भेज दिया। क्या आप अपनी इस टिप्पणी पे कायम है? लंबे अंतर से राहुल गांधी जी हारेंगे। हरा देंगे इस बार 100%। क्या मार्जिन सोच रहे हैं? लैलेंड ऑफ चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। उत्तर प्रदेश और देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक रायबरेली चर्चित सीट इसलिए क्योंकि लंबे वक्त तक गांधी परिवार का गढ़ इस सीट को कहा जाता रहा है और इस बार सोनिया गांधी के बजाय राहुल गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ने आए तो चर्चा और होने लग गई। लेकिन दिलचस्प क्या है? दिलचस्प ये है कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, वही प्रत्याशी इस बार राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपना टिकट रिपीट किया है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी दोबारा रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव बड़ा दिलचस्प बताया जा रहा है और इनको एक बार फिर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। मंत्री रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। लोग आमतौर पर मंत्री रहकर लोकसभा लड़ना उतना प्रेफर करते नहीं है। पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी ने निर्णय लिया कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने लगा। पार्टी कहती नहीं तुमको मंत्री रहना है तो मैं मंत्री रह के भी सुखी होता। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का निर्णय हमारे लिए महत्व है। मंत्री तो सुखी रहेगा ही ना। मंत्री नहीं सुखी रहेगा तो कौन रहेगा भाई? आदमी विधायक बनता है तो सोचता है कि मंत्री बने। आप एमएलसी हैं लगातार, यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इनका अच्छा खासा दबदबा बताया जाता है। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा काम नहीं सौंप दिया? मुझे तो नहीं लगता। अगर पार्टी ने भरोसा किया है तो भरोसे के लायक पार्टी ने समझा होगा, तभी मुझे भरोसा दिया है। पार्टी ने मेरे कंधों पर इस बोझ को उठाने की क्षमता देखी होगी तो पार्टी ने मेरे कंधों पर बोझ डाल दिया और मैं मानता हूं कि मैं यह बोझ पहले भी उठा चुका हूं और इस समय थोड़े हमारे कंधे पार्टी ने स्वयं मजबूत किए। जैसा आप खुद कह रहे हो, पहले मैं एमएलसी था जब 2019 का चुनाव लड़ा, आज मंत्री के रूप में 2024 में चुनाव लड़ रहा हूं। तो पहले से हमारे कंधे थोड़ा पार्टी ने मजबूत भी किए तो थोड़ा और बोझ पड़ेगा तो कोई मेरी सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बोझ आसानी से उठाऊंगा और रायबरेली में कमल खिलाऊंगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आए। ऐसा अब रायबरेली में भी होगा। 2019 में आप सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े, करीब करीब 1,67,000 वोटों से चुनाव हारे। लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज इतना आया जितने बीते 20 सालों में नहीं आया था। 96-98 के बाद बीजेपी यहाँ जीती नहीं और लंबे वक्त तक गांधी परिवार से यहाँ लोग चुने जाते रहे। पिछले चुनाव से इस चुनाव में अब राहुल गांधी आपके मुकाबले हैं। क्या अलग देखते हैं? वैधानिक रूप से तो 2019 में सर्टिफिकेट सांसद का सोनिया गांधी को मिला, लेकिन नैतिक रूप से 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीती, सोनिया गांधी नहीं जीती है। अगर आप देखोगे तो सोनिया गांधी 4 दलों की प्रत्याशी थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल कृष्णा पटेल, 4 गुट का समर्थन उनको हासिल था और तब वो जितना आप कह रहे हो उतने वोट से हमसे आगे रही। तो आप अगर किसी एक दल का वोट निकाल दो तो आप अंदाज लगाओ कि सोनिया गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दिनेश सिंह जीते हैं। लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है, निसंदेह मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी सांसद हैं, जीती हैं, सर्टिफिकेट उनके हाथ में है। और आज जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए हैं तो मेरे लिए, आपने अगर चैलेंज कहा है तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
इतनी सेवाएं की हैं, इतना काम किया है, रायबरेली का इतना विकास हुआ है, घर घर तक उनकी सेवाएं पहुंची हैं। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित है। तो देशवासियों का मोदी जी भरोसा है। और मैं समझता हूं कि 5 वर्षों में, बीते 5 वर्षों में मैंने रायबरेली की गांव की गलियों तक अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं। मैं हर रविवार को यहीं बैठता हूं, पूरे दिन रायबरेली वासियों की समस्याओं का निदान करता हूं, और लोग वोट लेके चले जाते हैं, लौट के कभी नहीं आते। तो लोग मानते हैं कि रायबरेली का बेटा दिनेश सिंह है, और वो उसके हाथों में हमारा सुख दुख सुरक्षित है। जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, 2 बजे रात को भी रायबरेली के लोग फोन करते हैं मुझे, और मैं गर्व से उनका फोन उठा करके उनकी समस्या का निदान करने का हर संभव प्रयास करता हूं। तो ये सेवाएं मेरी और मेरे पार्टी की हैं, मेरे नेताओं की हैं। जब मैं यहाँ पे लोगों से पूछता हूँ, या जो खास करके कांग्रेस के समर्थक है, तो वो तमाम काम गिनाते हैं कि गांधी परिवार के से जो सांसद रहे, उन्होंने कई सारी योजनाएं यहाँ लागू की, रेलवे कोच हो, एम्स को लाने की बात करते हैं, ये तमाम काम गिनाते हैं। आप मोदी जी का काम गिनाते हैं। आपका व्यक्तिगत विजन क्या है अमेठी के लिए, कि मैं अगर जीत गया तो अमेठी के लिए ये 5 काम करके दूंगा? रायबरेली के लिए, रायबरेली के लिए देखिए, पहली चीज तो अगर कांग्रेस के लोग गिनाते हैं एम्स और रेल कोच, तो एम्स की नींव सोनिया गांधी ने रखी है, वो भी उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की चोरी रात को उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया। एम्स के ऊपर भवन बनाकर रायबरेली वासियों की सेवा के लिए समर्पित किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो एम्स में कोई रोल सोनिया गांधी का नहीं है। रेल कोच भी 30% ही केवल कांग्रेस रिजीम में बना, 70% भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में बना। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि आज बीते 5 वर्षों में अथवा वर्तमान में इस समय जितने डेवलपमेंट के काम रायबरेली में चल रहे हैं, 20 वर्षों में सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर के भी सोनिया गांधी ने रायबरेली को वो काम नहीं किया जो मोदी जी ने 5 वर्षों में रायबरेली को दिया। आप जान सकते हैं, रायबरेली से अयोध्या धाम जाने वाला मार्ग आज 4 लेन बन रहा है, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन बन रहा है, रायबरेली से कानपुर 4 लेन बन रहा है, रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, रायबरेली का रेलवे स्टेशन आप देखेंगे तो इतना सुंदर एस्केलेटर, लिफ्ट और दोनों तरफ से आगमन प्रस्थान की सुविधा, जैसे नई दिल्ली में दोनों तरफ से, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में दोनों तरफ से रेलवे स्टेशन में सुविधा, वैसे हमारे रायबरेली में सुविधा हो रही। तो चाहे गांव के लोगों के चूल्हे पर पकने वाली रोटी हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, आज मोदी जी की सेवाएं इतनी रायबरेली में हैं जो सोनिया गांधी ने सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर के भी रायबरेली में कभी नहीं दिया, उतना रायबरेली में है। तो रायबरेली वासियों को आशा है कि देश में प्रधानमंत्री जी हैं और फिर होने वाले प्रधानमंत्री भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो रायबरेली में कमल खिलेगा, तभी देश की सरकार से रायबरेली का विकास होगा। यह सामान्य जनमानस में चर्चा है। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने उतना काम नहीं किया, आपके विरोधी कह रहे हैं कि दिनेश जी कहते हैं कि कुछ काम नहीं किया, जबकि वो खुद कांग्रेस में थे एक जमाने में और यहाँ का काम देखते थे। और एक विरोधी तो कह रहे थे कि दिनेश जी खुद उस स्कूल से पढ़े हुए हैं जो कांग्रेस सरकार ने बनवाया। ऐसा तो मुझे कभी याद ही नहीं है कि मैंने कभी उस स्कूल में पढ़ा है जो कांग्रेस ने बनवाया। उस कॉलेज से जो फिरोज गांधी के नाम पे है। ठीक कह रहे, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज रायबरेली में एक बड़ा भार्गव परिवार है, उन लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। लेकिन जिस रायबरेली के लोगों ने फिरोज गांधी कॉलेज की स्थापना की, उसी कॉलेज के भीतर फिरोज गांधी की पोती प्रियंका गांधी ने उनकी प्रतिमा लगने नहीं दिया, फिरोज गांधी की प्रतिमा लगने नहीं दिया। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने उसे प्रतिमा लगने नहीं दिया। मैं अगर पढ़ा हूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये लोग जो रायबरेली को अपना बताते हैं, मुझे दुख है कि जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूरे देश में जाते हैं
तो 53 साल की 52 साल की आयु में इन्होंने देश को क्या दिया, देशवासियों को क्या दिया, रायबरेली को क्या दिया, इस पर बात नहीं करते। जब भी बात करेंगे अपने दादा के नाम पर वोट, दादी के नाम पर वोट दे दो, पिता के नाम पर वोट दे दो, लेकिन दादा के नाम पर वोट नहीं चाहिए मुझे। दादा के अस्तित्व को होने से ही इनकार कर देते हैं। तो जिसके नाम से इनको वोट मिलता है उसको स्वीकार करते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, और जिनके नाम से वोट नहीं मिलता उनको इनकार कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि रायबरेली के लोग इनको अब कहीं तरजीह देने वाले हैं। और आज की तारीख में रायबरेली में कांग्रेस की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। न एक प्रधान है, न एक बीडीसी है, न एक ब्लॉक प्रमुख है, न एक विधायक है, एक सांसद है, लेकिन वैधानिक रूप से, नैतिक रूप से नहीं। तो कांग्रेस कहां है? और अगर ये कहते हैं 2017 में मैं चुनाव लड़ा और 1,63,000 वोट से हारा, तो 2019 में हारा, तो 2017 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 3,40,000 वोट मिले थे। रायबरेली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाली 5 विधानसभा के विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 3,40,000 वोट मिले थे 2017 में। उस स्कोर पे मैं 2019 में लड़ा, जिस पे मैं 1,63,000 वोट से हार गया। और उसके बाद 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें एड़ी चोटी का जोर प्रियंका गांधी ने लगाया, तो उनको 5 विधानसभा में मिला के 1,40,000 वोट 5 विधानसभा में मिला। अब मुझे 1,40,000 वोट पर राहुल गांधी से लड़ना है। उस समय 2017 में कांग्रेस का स्कोर था 3,40,000 और 2022 में कांग्रेस का स्कोर रहा 1,40,000। अब सपा का गठबंधन भी तो है और विधायक 4 उनके हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का मतदाता कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहा और मुझे नहीं लगता कि इन 5 सालों में समाजवादी पार्टी के साथ जितना अपमानजनक व्यवहार गांधी परिवार ने किया, ये रायबरेली का जनमानस भी देख रहा है। और ये कैसा रिश्ता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कि लोकसभा में कहेंगे इलू इलू और जैसे विधानसभा आएगा लड़ने लग जाएंगे आपस में। तो जनमानस भी देख रहा है कि हमको करना क्या चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पवित्र है और इस पवित्र रिश्ते पर आगे बढ़ पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं। अच्छा, आप जब बाप दादा की बात कर रहे थे तो एक तरीके से आप गांधी परिवार पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, सत्य है ये बात? मुझे तो दुख है कि ऐसा परिवारवाद तो हिंदुस्तान में मैंने कहीं देखा भी नहीं। रायबरेली ने बड़ी करीब से देखा कि रायबरेली के बेटों ने सोनिया गांधी को 4 बार चुनाव में सांसद बना के भेजा और रायबरेली के बेटों के लिए कभी सोनिया गांधी, चाहे बछरावा में डिरेल हुआ हो, चाहे कोरोना काल में रायबरेली के बेटों की जनहानि हुई हो, चाहे कोई सीमा पर रायबरेली का बेटा शहीद हुआ हो, किसी भी बेटे के सुख दुख में मलहम लगाने कभी सोनिया गांधी नहीं आई। और जैसे ही उनका बेटा नामांकन करने आया, वैसे ही वो 1.5 घंटे कलेक्ट्रेट में धूप में खड़ी रही, तब वो स्वस्थ हो गई। और जब रायबरेली के बेटों की सेवा का समय था तो बताती थी मैं अस्वस्थ हूं। तो ये तो परिवारवाद ही है। रायबरेली को उन्होंने कभी परिवार नहीं माना, जबकि इतने बार रायबरेली ने उनको चुन करके भेजा। 2014 में आई, रायबरेली का वोट लिया, चली गई। 2019 में आई, रायबरेली का वोट लिया, चली गई। और तभी आई जब उनका बेटवा खुद नामांकन करने आया। इसके पहले उन्होंने रायबरेली के बेटों का सुख दुख नहीं साझा किया कभी। तो मैं समझता हूं यही तो परिवारवाद है। आप उन पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो आप पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कि खुद मंत्री हैं, एमएलसी हैं, इनके भाई विधायक रहे, आपके भाई, आपके बेटे ब्लॉक प्रमुख हैं, एक भाई आपके जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, एक भाई की पत्नी एक वक्त में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। तो ये भी तो परिवारवाद है। इन आरोपों पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल परिवारवाद नहीं है, ये रायबरेली के लोग हैं, ये रायबरेली की सेवा कर रहे हैं। और जब मान लीजिए महिलाओं का आरक्षण था और पार्टी ने कहा नहीं आपके घर की महिला चुनाव लड़ेगी, आपके परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा, आपके घर का कोई चुनाव लड़ेगा, तो पार्टी का निर्णय था, हमने उस निर्णय को अमल किया। तो इसको परिवारवाद नहीं कहते। अगर परिवारवाद उसको कहते हैं
अगर पार्टी के जो ये लोग संचालन कर रहे हैं, यही लोग जिनकी खुद की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो तमाम तरह से ऑब्जर्वेशन होता है, कौन अच्छा काम कर रहा, अच्छा उनका बेटवा अच्छा काम कर रहा, अच्छा ठीक है उसको दे दो। तो हमारे यहाँ तो सेवा के आधार पे होता है। राहुल गांधी ने 53 साल में रायबरेली की क्या सेवा की? अगर हमारे परिवार ने किसी की सेवा की होगी और पार्टी ने कहा चुनाव लड़ो तो लड़े होंगे, लेकिन इन्होंने क्या सेवा की? रायबरेली में तो कभी आए नहीं, जब भी आए तो सोनिया गांधी के लिए भले आए होंगे, रायबरेली की सेवा के लिए तो कभी आए नहीं। तो परिवारवाद में भी फर्क आप बता रहे हैं। बिल्कुल फर्क है, सुलझाना फर्क है। जो आदमी रायबरेली में ही रह रहा है, रायबरेली का ही है, वो अगर इस योग्यता धारक है सेवा के आधार पे, श्रम के आधार पे, और उसको पार्टी चुनाव लड़ाती है अथवा रायबरेली के लोग चाहते हैं तो चुनाव लड़ते हैं और जीते हैं। अच्छा, आप एक बात अभी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब एक है? 100% भारतीय जनता पार्टी एक है। भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं है। आपका जिस ओर इशारा है मैं समझता हूं निरर्थक है। हमारी पार्टी में नामांकन के दिन 1-2 लोग अनुपस्थित रहे, उन्होंने हमको व्हाट्सएप करके अस्वस्थ होने का प्रमाण दिया कि मैं अस्वस्थ हूं, 2 दिन बाद से जहां आप चाहें हमको आप लगाइएगा, भारतीय जनता पार्टी जहां कहेगी वहां हम वोट मांगेंगे। आप अदिति सिंह की बात कर रहे हैं? आप जिसका आप कह रहे हो मैं उसको कह रहा हूं, जिसको भी आप कह रहे हो मैं उसको आप समझ लीजिए। आपने नाम किया, मैं तो नाम ले नहीं रहा हूं, लेकिन जिसकी ओर आप पूछ रहे हो, कोई भी कार्यकर्ता, आप ये बताओ, अच्छा 2 लोगों का नामांकन हुआ, किसका किसका? राहुल गांधी का और दिनेश सिंह का। राहुल गांधी के नामांकन में कौन था? खड़गे जी थे, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी थे, जीजा जी थे, दीदी जी थे, अम्मा जी थी और प्रत्याशी थे। जब रायबरेली के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को आप मजबूत मानते हो तो अशोक गहलोत को लाने की तुमको क्या जरूरत है? खड़गे जी को लाने की क्या जरूरत थी? रायबरेली के कार्यकर्ता आपके साथ होते तो इनकी क्या जरूरत थी? और मैं कहता हूं कि दोनों के नामांकन में बेसिक फर्क था कि उन्होंने तेलंगाना और राजस्थान के लोगों को बुला के नामांकन किया और भारतीय जनता पार्टी के नामांकन में रायबरेली के कार्यकर्ता मिलकर के नामांकन कराएं, जिसमें कम से कम 20 गुना ज्यादा कांग्रेस के नामांकन से, 20 कांग्रेस के लोगों के संख्या में 20 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नामांकन में आशीर्वाद देने लोग रायबरेली के आए, रायबरेली के मतदाता आए। तो मैं तो समझता हूं कि रायबरेली के लोगों की दुआएं और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लंबे अंतर से राहुल गांधी जी हारेंगे। हरा देंगे इस बार? 100%। क्या मार्जिन सोच रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितने वोटों से सोनिया गांधी ने भाजपा के प्रत्याशी को 2019 में हराया था, उससे ज्यादा वोटों से तो हारेंगे ही, इसमें तो कोई दुविधा नहीं। उससे ज्यादा 2 लाख होता है, आप मान सकते हो। अच्छा, एक और विधायक हैं आपके यहाँ के चर्चित, मनोज पांडे, वो राज्यसभा में आपकी पार्टी के साथ आते हैं राज्यसभा के चुनाव में। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत कोशिशों के बाद वो भी नामांकन में नहीं आए, क्या वो आपके साथ हैं? अब मेरे नामांकन में जो आया उसको पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखा। मेरे नामांकन में मनोज पांडे का बेटा राज पांडे मेरे साथ खड़ा था, इसको आपने भी देखा, पूरे लोगों ने देखा। मनोज पांडे जी नहीं आए, ये सबने देखा। मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वैधानिक रूप से, उनके सामने क्या कारण रहे मैं नहीं जानता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। अगर किसी को भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पसंद है और वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहता है तो उसका स्वागत है, जो भी आएगा उसका स्वागत होगा। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह भी आपके प्रचार में दिखेंगी? 100%। अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी हैं, और मुझे 16 आने उम्मीद है कि जब से चाहेंगे तब से अदिति सिंह जी चुनाव प्रचार करेंगी। और मैं मानता हूं कि जहां हैं वो चुनाव प्रचार कर भी रही हैं। उन्होंने अपने ब्लॉक में
अपने प्रधानों से, अपने लोगों से वोट मांगे हैं, और जब आवश्यकता पड़ेगी कोई सभाओं की तो उसमें अदिति जी रहेंगे। एक टिप्पणी आपने की जो नेशनल न्यूज बनी अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशी पर, आपने कहा कि इन्होंने अपना चपरासी लड़ने भेज दिया। क्या आप अपनी इस टिप्पणी पे कायम है? अगर मैंने तो उनको क्लर्क कहा था, क्लर्क, चपरासी नहीं कहा। ये आप कह सकते हो, लेकिन कई जगहों पे खबर छपी, मैं नहीं कह सकता। हो सकता है आप कह रहे हो, लेकिन मैं अपने को करेक्ट कर रहा हूं। कल मैंने, हमसे किसी ने कहा, तो ये सत्य है, किसी के कार्यालय में कार्यों का निष्पादन करने के लिए जो स्टाफ होता है, हमारी भाषा में उसे क्लर्क ही कहते हैं। मैंने श्री किशोरी लाल शर्मा को रायबरेली के कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में एज ए क्लर्क काम करते हुए मेरी आंखों ने देखा है। मैं आज भी कायम हूं और जब तक जीऊंगा तब तक कायम रहूंगा। अब वो लोकसभा के प्रत्याशी हो जाएं, ये उनका काम है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने 1952 से 2024 तक रायबरेली की माओ की कोख से जन्मे किसी बेटे को टिकट नहीं दिया लोकसभा का, किसी को राज्यसभा भी नहीं दिया, किसी को सांसदों का प्रतिनिधि बनने का भी अवसर नहीं दिया, इस स्तर का भरोसा नहीं किया। उसी भांति इस बार वो भी परिलक्षित हो रहा है। अमेठी में अमेठी की माओ की कोख से जन्मे कोई कांग्रेस का बेटा लोकसभा का प्रत्याशी हो सकता था। जब गांधी परिवार खुद चुनाव ना लड़े तो कम से कम अमेठी के लोगों को अवसर दिया जा सकता था। लेकिन ये मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत रायबरेली और अमेठी के प्रति इस गांधी खानदान में है कि रायबरेली और अमेठी की मां की कोख से जन्मे किसी बेटे को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाता। उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया है। तमाम ऐसे कांग्रेस